हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 फॉर द सेम चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमेशा की तरह मैम आपसे एक चीज पूछती हैं, आप रिवाइज करके आए हो नहीं आए हो? और अगर आप रिवाइज करके नहीं आते तो मैम क्या बोलती हो, निकल लो यहाँ से, है ना, बिकॉज चैप्टर लिंक्ड है। सेंट्रल डोगमा का प्रोसेस पढ़ रहे हो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक्ड है। आपको वो प्रीवियस नॉलेज पिछले लेक्चर्स की काम आएंगी, तो इसीलिए बोलते हैं रिवाइज करके आने के लिए। ठीक है, जो रिवाइज करके आए वो मेरे साथ अभी कंटिन्यू कर सकते हैं लेक्चर्स को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलरली वी विल टॉक अबाउट जेनेटिक कोडॉन। थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन समझ लिया, प्रोकैरियोट्स में समझ लिया, यूकैरियोट्स में समझ लिया। प्रोसेस तो दोनों में सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि यूकैरियोट में कुछ मॉडिफिकेशंस करानी पड़ती हैं, प्रोकैरियोट्स में मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां इंट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। ना वहां कैपिंग की जरूरत पड़ती है, ना वहां टेलिंग की जरूरत पड़ती है। कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग सब की जरूरत पड़ती है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ठीक है, ये डिफरेंसेस था। बाकी तो प्रोसेस एनिमेशन वीडियो भी दिखाया था, रेस्ट इज एवरीथिंग सेम। हमें पढ़ना है एक ट्रांसलेशन का प्रोसेस, क्योंकि हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, हमने ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लिया, अब हमारे पास बचा है ट्रांसलेशन पढ़ने को। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन बने होते हैं 20 तरीके के अमीनो एसिड्स के। ठीक है, अब वो 20 तरीके के अमीनो एसिड्स को कौन कोड करेगा, क्या होने वाला है? तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। एक है जेनेटिक कोडॉन और एक है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, तो आओ चलो मैं आपको पढ़ाती हूं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा जेनेटिक कोड। पहले मैं आपको एनसीईआरटी रीड कराती हूं, फिर समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। जब रेप्लिकेशन होता है, पेन नहीं चल रही, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। यही तो हो रहा था। हमने क्या किया था, रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए को बनाया था, तो डीएनए वन फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो रहा था अदर फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन में क्या कर रहे थे, डीएनए से आरएनए बना रहे थे। ये एक वन फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड और ये दूसरा फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो वही बात लिखी हुई है। Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. Complementarity का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का जो रूल चलता है। क्या रूल चलता है? ए, अगर डीएनए से डीएनए का बनना है तो ए पेयर अप करता है टी के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, डी पेयर अप करता है विद सी, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। क्या आप वाइसी वर्सा कह सकते हो, अगर टी है तो ए के साथ पेयर करेगा, सी है तो जी के साथ पेयर करेगा। अगर डीएनए से आरएनए चलता है तो सब कुछ सेम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है कि अब ए टी के साथ पेयर अप नहीं करता, यू के साथ पेयर अप करता है, और जी का तो वही होता है बेटा सी। या आप ये कह सकते हो अगर यू है तो ए के साथ पेयर अप करेगा, सी है तो जी के साथ पेयर अप करेगा। यहां यू क्यों है? बिकॉज आरएनए में यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी के बेसिस पर बड़ा इजी था डीएनए से डीएनए को बनाना और डीएनए से आरएनए को बनाना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अब तुमने क्या किया बेटा, तुमने डीएनए से आरएनए तो बना लिया। डीएनए भी किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का। ठीक है, आरएनए भी किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का। अब तुम्हें आरएनए से बनाना है प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है बेटा? अमीनो एसिड के सीक्वेंस का। एक अमीनो एसिड्स के नहीं, मल्टीपल अमीनो एसिड्स के। मतलब अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है, अमीनो एसिड एक नहीं होगा, बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे। ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये अमीनो एसिड है फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखो ये जो अमीनो एसिड की चेन बन जाती है ना बेटा, दिस चेन इज कॉल्ड एज प्रोटीन, या आप इसको बोलोगे पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों बेटा? 11th क्लास से पढ़ा है ना, 2 अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड 1 था,
ये अमीनो एसिड 2 है। तो ये जो 2 अमीनो एसिड हैं, ये जुड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और इस प्रकार से ये n नंबर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है। कितने अमीनो एसिड से? बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? ये किसका बना हुआ है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो जब तक तुम डीएनए से डीएनए बना रहे थे, डीएनए से आरएनए बना रहे थे, इट वाज बिट इजी। व्हाई? क्योंकि तुम्हें न्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट करना था, और ये तुम बड़े इजिली कन्वर्ट कर पा रहे थे बिकॉज रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी चल रहा था, है ना। बट अब थोड़ा सा चेंज आने वाला है। क्या चेंज है? तुम्हें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को बदलना है अमीनो एसिड की सीक्वेंस में। वो ये देखते हैं क्या लिखते हैं एनसीईआरटी। ये देखो, नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। अब इनके बीच में तो कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी है ही नहीं, तो फिर कैसे बनाएंगे अमीनो एसिड? कैसे कन्वर्ट करेंगे? नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली। ना तो एग्जिस्ट करती है कोई रिलेशन न्यूक्लियोटाइड, ना तो हम थ्योरेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं। फिर देयर existed ample evidences though to support the notion that change in nucleic acid genetic material were responsible for change in amino acids in proteins। अगर आप न्यूक्लिक एसिड में जेनेटिक मटेरियल में चेंज करते हो तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। पढ़ोगे ऐसा क्यों? ठीक है। दिस लेड टू प्रोपोजिशन ऑफ अ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड आने वाले हैं, उन अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होने वाली है, इसके बारे में समझना है तो आपको एक कोड पढ़ना पड़ता है। उस कोड को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। पहले जेनेटिक कोड क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले तो बेटा न्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्जन हो रहा था, तो सीधा कॉम्प्लीमेंट्री रूल हम लगा लेते थे। अब क्योंकि तुम्हें न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कन्वर्ट करने का, तो इसीलिए पिक्चर में आया जेनेटिक कोड। तो आप पढ़ते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code was most challenging। कह रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए का बायोकेमिकल नेचर जब निकाला एवरी मैक्लोड एंड मैककार्टी ने कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या होता है, डीएनए का जब स्ट्रक्चर बताया गया, ये तो बड़े मजेदार थे, ये तो बड़े सरप्राइजिंग थे। एंड दे वर सो मच एक्साइट, मतलब बहुत कि अच्छा हमें स्ट्रक्चर पता चल गया, अच्छा हमें बायोकेमिकल नेचर पता चल गया, तो एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, इट वाज वेरी एक्साइटिंग। बट जेनेटिक कोड के बारे में बताना, ठीक है, कि कैसे बनेगा न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ये बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क हो गया था साइंटिस्ट। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, इन अ वेरी ट्रू सेंस it is required involvement of scientists from several disciplines। और जेनेटिक कोड के बारे में बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट की मदद लेनी पड़ी हर एक फील्ड से। ठीक है, जैसे फिजिसिस्ट की जरूरत पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट की जरूरत पड़ी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में जो डील करते हैं साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट की जरूरत पड़ी, और जो जेनेटिक्स में पर्टिकुलरली डील करते हैं जेनेटिस्ट की जरूरत पड़ी। तो आप देखो हर फील्ड के साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो एक फिजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया, ठीक है, देखो बायोलॉजिस्ट नहीं थे ही, वो तो फिजिस्ट, बट इन्होंने आर्ग्यू किया दैट सिंस दे आर और ओनली 4 बेसिस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, सारी तो बेसिस हैं, क्योंकि तुम्हें बेटा आरएनए से प्रोटीन बनाना है। आरएनए 4 ही नाइट्रोजन बेसिस का तो बना है। कौन से? ए, टी तो होता नहीं, यू, सी, यही 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं। सो यू हैव ओनली 4 नाइट्रोजन बेसिस, है ना। और तुम्हारे पास अमीनो एसिड्स कितने हैं? यू हैव 20 अमीनो एसिड्स। इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को इस्तेमाल करके क्या बनेगा?
ये प्रोटीन की चेन बनेगी, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसेस है, बट हमें बनाने 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जॉर्ज गैमो ने कहा, सबसे आर्ग्यू किया कि 4 बेसेस हैं और अगर आप चाहते हो कि आप 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाओ, द कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। इसके लिए बेसिस का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड्स, अगर इफ यू वांट कि सारे के सारे अमीनो एसिड्स कोड किए जाएं, द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स या 3 बेसिस। जब एक जेनेटिक कोड हो तो इन्होंने कहा कि उसमें 3 बेसिस होने चाहिए, तभी जाकर के सारे 20 अमीनो एसिड की कोडिंग हो पाएगी, अदरवाइज नॉट। ये इन्होंने बताया था। क्योंकि फिजिक्स थे तो मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, तो मैथ्स में परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक नाम की चीज होती है, जो जिनके पास पीसीएमबी होगा उनको शायद पता होगा। उसका इस्तेमाल किया इन्होंने और डिफरेंट कैलकुलेशंस अपने दिमाग में की, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाया कि अच्छा अगर हमारे पास 4 बेसेस है, अच्छा अगर हमें 20 अमीनो एसिड कोड करना है तो क्या कॉम्बिनेशन, सारी पॉसिबिलिटीज लगा करके देख ली। तो इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक कोडॉन होता है उस एक कोडॉन में 3 अगर नाइट्रोजन बेस हैं, तब जाकर के तुम सारे के सारे 20 अमीनो एसिड कोड कर पाओ, ठीक है। जैसे बेटा ये ऐसा ही है कि अगर आपको कुछ अल्फाबेट्स के वर्ड दे दिया जाए, सी दे दिया जाए, डी दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, टी दे दिया जाए, ई दे दिया जाए, आई दे दिया जाए, एल दे दिया जाए, वी दे दिया जाए, ई तो दे दिया, ओ दे दिया जाए, एक्स दे दिया जाए, वाई दे दिया जाए, ठीक है। तो आपसे बोले कि आपके पास इतने लेटर्स हैं, इतने लेटर्स में आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो आप भी तो सारी पॉसिबिलिटीज देखोगे, कंबाइन करोगे वर्ड्स को और आप बताओगे अच्छा इतने वर्ड्स बन सकते हैं। सिमिलरली 4 बेसेस हैं, 20 अमीनो एसिड है, तो इन्होंने अभी अपनी गणित लगाई और गणित लगाने के बाद इन्होंने ये कंक्लूजन दिया, ठीक है। ये सब मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो दिस वाज वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन, ठीक है, बिकॉज अ परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to the power 3, 4 into 4 into 4 into 4 would generate 64 codons, ठीक है, generating more codons than required। अब मैं आपको बताती हूँ क्या कहा इन्होंने, आ जाओ। इन्होंने कहा जेनेटिक कोड कह सकते हो या इसको कोडॉन कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा बाय जॉर्ज गैमो, जॉर्ज गैमो ने कहा था कि कोडॉन जो हमारा होता है या जो कोड होते हैं वो ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने बोला कि आपके पास जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस है वो 4 ही है। कौन से? ए, यू, सी, और आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो कोड करने हैं प्रोटीन बनाने के लिए, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स that has to be coded, वो कितने हैं? 20 है, that is 20 अमीनो, ठीक है। इन्होंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला लगाया x to the power n, ठीक है, जहां पर x क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है, और n क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट इन वन कोडॉन, ठीक है। यहां टाइप कर लो टाइप ऑफ नाइट्रोजन, तो 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ही पॉसिबल है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब n की वैल्यू अगर हम 1 रख करके देखें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 4 to the power 1, है ना। तो आपको सिर्फ 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, 4 ही कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, या आप कह सकते हो सिर्फ 4 कोड मिलेंगे, या आप कह सकते हो सिर्फ 4 कोडॉन मिलेंगे। अगर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है बेटा, तो ये 4 कोडॉन 4 ही अमीनो एसिड के लिए तो कोड कर पाएगा। आपको कोड करने कितने हैं? आपको तो 20 कोड करने हैं ना। क्या तुम इस कॉम्बिनेशन से कोड कर पा रहे हो 20? नहीं। तो दिस वॉज रिजेक्टेड, दिस आइडिया वॉज रिजेक्टेड। ये देखो, ये देखो, अगर आप
हर एक कोडॉन में, जैसे मान लो ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, इस एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? ओनली वन न्यूक्लियोटाइड, या आप कह सकते हो ओनली वन बेस। ठीक है, तो 4 ही कोडॉन्स बन करके आए UCAG। अब ये 4 कोडॉन 4 ही अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर पाएंगे, हमें 20 करना है, इसीलिए दिस आइडिया वाज रिजेक्टेड कि कोड कैन बी सिंगलेट। सिंगलेट का मतलब हर एक कोड में एक ही बेस हो, ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला X तो अभी भी 4 रहेगा क्योंकि टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस तो 4 ही है। अब एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए? ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, तो इन्होंने बोला आप 2 बार कर लो। ठीक है, 2 नाइट्रोजन बेस रख करके देख लो। तो अगर आप फॉर्मूला में भरोगे इसको तो इट विल कम 4/4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बेटा आपको 16 कोडॉन्स, या आप कह सकते हो 16 कॉम्बिनेशन देगा, या आप कह सकते हो 16 जेनेटिक कोड देगा। जैसा कि आपको पता है हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो 16 कोडॉन विल कोड फॉर 16 अमीनो एसिड। अभी भी क्या हुआ, 16 अमीनो एसिड ही आया, तुम्हें कितने करने हैं? 20 अमीनो एसिड, इसीलिए दिस आइडिया वाज आल्सो रिजेक्टेड। देखो यहां पर, ये देखो, ये एक कोडॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 16 कोडॉन्स हैं, और ये कैसे कोडॉन है? डबलेट कोडॉन है। क्यों इनको डबलेट कोडॉन कह रहे हैं? सिंस इट कंटेन्स 2 न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस। बट अगर तुम ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो 16 ही कॉम्बिनेशन तो मिल रहा है, 16 कॉम्बिनेशन 16 ही अमीनो एसिड देगा, तुम्हें कितने करने हैं? 20। इसलिए ये आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया गया कि कोडॉन कैन बी डबलेट। ये 16 कॉम्बिनेशन बनाए कैसे? इन्हीं 4 नाइट्रोजन बेस का इस्तेमाल करके। इन्होंने इसी 4 नाइट्रोजन बेस को कंबाइन किया एक दूसरे के साथ। ठीक है, कभी यू को सी के साथ, कभी यू को ए के साथ, कभी यू को जी के साथ, कभी सी को ए के साथ, कभी सी को जी के साथ, कभी सी को यू के साथ। ठीक है, कभी ए को यू के साथ, ए को सी के साथ, ए को जी के साथ। ठीक है, उसके बाद जी वाला यू के साथ, जी वाला सी के साथ, जी वाला ए के साथ, और जी वाला खुद जी के साथ। तो दिस इज हाउ, ठीक है, दिस इज हाउ 16 कॉम्बिनेशन मिले। बट फायदा क्या, काम के तो थे नहीं, तो 16 अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, तो ये आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब इन्होंने X तो अभी भी वही रहेगा, इन्होंने बोला 2 से भी काम नहीं चला, एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस भर करके देखो, n इज इक्वल्स टू 3, फॉर्मूला में रखो, आएगा 4 to the power 3। 64 कोडॉन्स मिलेंगे बेटा आपको, या आप कह सकते हो 64 जेनेटिक कोड, है ना। एंड 64 जेनेटिक कोड इज मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है कि 64 अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, नहीं, अमीनो एसिड तो 20 ही हैं, बट अब तुम खुद देखो, तुम्हें इतना कॉम्बिनेशन मिल गया है, तो इतने कॉम्बिनेशन में 30 अमीनो एसिड तो आ ही जाएंगे। सो इट इज मोर देन इनफ टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, जरूरत से ज्यादा हैं। ठीक है, तो दिस आइडिया वॉज एक्सेप्टेड, और यहां से पता चला कि हमारे जो कोडॉन्स हैं बेटा, यहां से हमें पता चला कि हमारे कोडॉन्स आर ट्रिपलेट। इससे क्या पता चल रहा था? कोडॉन्स सिंगलेट थे? नहीं, कोडॉन्स आर नॉट सिंगलेट। ना तो सिंगलेट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ना तो डबलेट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। कोडॉन्स आर नॉट डबलेट। कोडॉन्स क्या होते हैं बेटा? कोडॉन्स आर ट्रिपलेट। तो बड़ी मेहनत लगी थी उनकी, ठीक है, क्योंकि वो फिजिक्स थे, मैथ्स वाला पार्ट उनको आता था, तो उनके लिए करना समझाना वॉज ईजी। अगर हम बायोलॉजिस्ट होते तो हमने मुश्किल लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं जाते। जो मैथ्स पढ़ रहे हो, जैसे मैंने पढ़ी हुई है, तो मुझे ये आइडिया भी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है,
पूरी कैलकुलेशंस लगा करके पूरे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यस, दिस वाज हाउ वी गॉट टू नो दैट कोडॉन्स आर ट्रिपलेट। और आपको दिखाऊं डब्बा 64 कोडॉन्स का, ये देखो, ये देखो, 4 4 8 4 12 4 16 16 16 32, फिर 16, फिर 16, 64 कोडॉन्स, ठीक है। और हर कोडॉन आप देख सकते हो, जैसे यू फिनाइल एलिनिन के लिए कोड कर रहा है, ये दोनों ल्यूसिन के लिए कोड कर रहे हैं, ये भी ल्यूसिन के लिए कोड कर रहे हैं। ILE इज आइसोल्यूसिन, MET इज मेथियोनिन, VAL इज वेलिन, SER इज सीरीन, PRO इज प्रोलीन, THRE इज थ्रियोनिन, AALA इज एलेनिन, TYR is tyrosin, CYS is cysteine, ARG is arginine, SER is serine, ARG is arginine, GLY is glycine, ASP is aspartic acid, GLU is glutamic acid। तो आप इस तरीके से काउंट कर लो, आपको 20 अमीनो एसिड दिखाई देंगे। तो हो गए ना हमारे 20 अमीनो एसिड कोड, लेकिन इनको कोड करने के लिए कोडॉन्स कितने लगे? 64। अब 64 में से सारे के सारे कोडिंग नहीं होते हैं, 3 इसमें से किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। ये देखो, ये देखो, UAA, UAG एंड UGA, ये 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी के लिए कोड नहीं करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रोकते हैं। तो यहां से लिख देती हूँ, स्टॉप सिग्नल्स आगे है तो आगे बढ़ा दूंगी, ओके। अब हम क्या बोलते हैं, तो पहला फीचर हमने पढ़ लिया कि कोडॉन्स ट्रिपलेट होते हैं। दूसरा फीचर होता है कॉमनलेस। जब भी हम इसको रीड करते हैं ना, तो दे आर रेड इन कंटिन्यूअस फैशन, ठीक है। कोई पंक्चुएशंस यूज्ड नहीं होते, नो पंक्चुएशंस आर यूज्ड, नो पंक्चुएशंस आर यूज्ड, ठीक है। ये कॉमालेस है, कोई फुल स्टॉप, किसी प्रकार का स्पेस वगैरह नहीं देना होता है। तो दिस इज रेड इन दिस मैनर। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, ये देखो, नेक्स्ट फीचर इज डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। क्या है? डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। इसको समझते हैं डीजेनरेसी क्या होती है। ये देखो, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, दे आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, हेंस द कोड इज सेट टू बी डीजेनरेट। क्यों ऐसा है? बिकॉज आपको पता है बेटा कि आपको अमीनो एसिड्स कितने कोड करने हैं? अमीनो एसिड्स 20 ही हैं कोड करने के लिए, ठीक है। लेकिन कोडॉन्स कितने हैं? कोडॉन्स कितने हैं बेटा? 61 कोडॉन्स, ठीक है। 61 कोडॉन्स हैं जो कोड करेंगे। 3 नॉन कोडिंग होते हैं। कौन से नॉन कोडिंग होते हैं आगे बताओ। आप सोचो, आपके पास 61 कोड्स हैं, बट अमीनो एसिड तो 20 ही कोड करना है ना। दैट मीन्स एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ मेहमान, ठीक है, आपने 100 लोगों की प्लेटें बुक कराई हैं शादी में, है ना। तो आपके मेहमान पहुंचे तो सिर्फ 25, या मान लो बहुत सिर्फ पहुंचे 20, बट आपने देखा कि 20 ही मेहमान थे। दैट मीन्स 20 ही प्लेट खर्च होनी चाहिए थी शादी में, है ना। 80 प्लेट बचनी चाहिए थी, बट आपने देखा सारी की सारी प्लेट खत्म हो गई हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? जो आपके मेहमान आए थे वो एक बार से ज्यादा खा चुके हैं ना। एक प्लेट नहीं, एक से ज्यादा प्लेट खा चुके हैं। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स हमारे पास 20 ही अमीनो एसिड हैं, क्योंकि उनको कोड करने के लिए 61 कोडॉन है, और हर कोडॉन अगर कोड कर रहा है, दैट मीन्स एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हैं। इस फिनोमिना को डीजेनरेसी कहते हैं, और ऐसे कोडॉन्स को डीजेनरेट कहते हैं। जैसे ये देखो, सेरिन ऐसा अमीनो एसिड है, ल्यूसिन ऐसा अमीनो एसिड है, आर्जिनिन ऐसा अमीनो एसिड है जिनको कोड करने के लिए 6 कोडॉन्स हैं, ठीक है। यहां देखो, सेरिन ल्यूसिन के लिए 6 कोडॉन्स, और प्रोलीन है, वेलिन है, ग्लाइसिन है, एलिनिन है एंड थ्योरिन है, दे आर कोडेड बाय 4 कोडॉन्स।
आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ कौन से। ये देखो, पहले मैं अपना गोला हटा देती हूँ, डीजेनरेसी का मतलब समझा। तुम इसको याद करने के बाद बैठ जाना, तुम अभी याद फायदा नहीं है, तुम कर नहीं पाओगे, जितना बताया जाए उतना ही याद करना। ये देखो, ये वेलिन है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रही डीजेनरेसी समझा, ये वेलिन है। अब खुद देखो, वेलिन को कोड करने के लिए ये वाला कोडॉन भी है, ये दूसरा कोडॉन भी है, ये तीसरा कोडॉन भी है, ये चौथा कोडॉन भी है, ठीक है। वेलिन एक अमीनो एसिड है, वेलिन जो अमीनो एसिड है is coded by 4 कोडॉन्स। कौन कौन से? GUU, GUC, GUA एंड GUG। तो क्योंकि ये कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ऐसे कोडॉन्स को क्या बोलोगे? डीजेनरेट कोडॉन्स। क्या बोलोगे बेटा? डीजेनरेट कोडॉन्स, ठीक है। और इस फिनोमिना को डीजेनरेसी बोलते हैं। यहां पर देखो, एलेनिन, एलेनिन को कोड करने के लिए भी 1 2 3 4 कोडॉन्स हैं, ठीक है। और देखो आर्जिनिन, आर्जिनिन के लिए 6 हैं, आर्जिनिन के लिए 1 2 3 4 और नीचे 5 6, ठीक है, देख सकते हो आप। उसके बाद देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को कोड करने के लिए 1 2 3 4 डीजेनरेट कोडॉन्स हैं, फिनोमिना इज डीजेनरेसी। और देख सकते हो आप, थ्रियोनिन को कोड करने के लिए 1 2 3 4, आइसोल्यूसिन को कोड करने के लिए 1 से ज्यादा कोडॉन, ल्यूसिन को कोड करने के लिए 1 से ज्यादा कोडॉन, 6 कोडॉन चाहिए, ठीक है। प्रोलीन को कोड करने के लिए 4 कोडॉन्स। तो आप देख सकते हो ना, एक ही अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 1 से ज्यादा कोडॉन्स लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड का संख्या कम है और कोडॉन्स का संख्या ज्यादा है। इसी वजह से एक एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 1 से ज्यादा कोडॉन्स लगे हुए हैं। Such codons are said to be degenerate and such phenomena it is said to be degenerate. But इसका एक्सेप्शन है। आप पूरे डब्बे में देखो और मुझे ढूंढ करके बताओ, ऐसे 2 कोडॉन्स हैं जिनको नॉन डीजेनरेट कहा गया है, क्योंकि वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, चलो भैया ढूंढो, करो, आंसर आपके सामने, बताओ ढूंढ लिया होगा ना। ये देखो, जी जी, जो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड कर रहा है, एंड AUG मेथियोनिन के लिए जो कोड कर रहा है। आप पूरे डब्बे में देख लो, आपको ट्रिप्टोफैन कहीं नहीं मिलेगा, आपको मेथियोनिन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेथियोनिन को कोड करने के लिए सिर्फ AUG है और ट्रिप्टोफैन को कोड करने के लिए सिर्फ UG। दैट मीन्स ये इस कैरेक्टरिस्टिक के एक्सेप्शन है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्सेप्शन, ठीक है। AUG और UGG को नॉन डीजेनरेट कोडॉन्स कहा गया है, बिकॉज ऐसे कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है। इन अमीनो एसिड्स को और कोई कोड नहीं कर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना बेटा, आप सेरीन के लिए देखो, आपका होमवर्क है कितने कोडॉन्स इसको कोड कर रहे हैं। ल्यूसिन के लिए देखो, वैसे तो आपको मैंने बता दिया कि सीरीन के लिए भी 6 हैं, ल्यूसिन के लिए भी 6 हैं, आर्जिनिन के लिए भी 6 कोडॉन्स हैं, बट आप ढूंढो अपने डब्बे में, ठीक है। मैंने प्रोलीन के लिए दिखाया, वेलिन के लिए दिखाया, तो सबके लिए ढूंढो, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कोडॉन्स आर यूनिवर्सल। NCERT इसको बोलती है कोडॉन्स आर नियरली यूनिवर्सल, क्योंकि इक्का दुक्का एक्सेप्शन होता है बट आपके लेवल पे चल जाता है। नियरली यूनिवर्सल, इसका क्या मतलब है? अगर AUG कोडॉन है, AUG कोडॉन है, तो इट विल कोड फॉर मेथियोनिन, ठीक है, इन प्रोकैरियोट, है ना, एंड इट विल कोड फॉर मेथियोनिन इन केस ऑफ यूकैरियोट। बदल नहीं जाएगा, चाहे प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन हो चाहे यूकैरियोट में ट्रांसलेशन हो। अगर AUG कोडॉन है तो वो मेथियोनिन के लिए कोड करेगा। कोई और अगर कोडॉन है, मान लो UUU है, तो अगर ये फिनाइलएलेनिन के लिए कोड करता है तो फिनाइलएलेनिन के लिए कोड करेगा, चाहे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट हो चाहे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट हो,
ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोडॉन्स आर यूनिवर्सल। इसके बाद नेक्स्ट फीचर देखो क्या है। उसके बाद कुछ कोडॉन्स हैं, देखो ये कोडॉन्स को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये कोडॉन्स को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता चल सके कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करने वाला है। अमीनो एसिड के पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाएंगे। अब प्रोटीन की फॉर्मेशन कराने के लिए सबसे पहला अमीनो एसिड आएगा, जब सबसे पहला अमीनो एसिड आएगा दैट मीन्स प्रोटीन का बनना इनिशिएट हो चुका है। तो कौन आता है सबसे पहले, कौन कराता है इनिशिएट सबसे पहले, उसके लिए इनिशिएशन कोडॉन है। कौन होता है इनिशिएशन कोडॉन, यूनिवर्सल इनिशिएशन कोडॉन, यूनिवर्सल इनिशिएशन कोडॉन इज AUG, जो किसके लिए कोड करता है, दैट कोड्स फॉर मेथियोनिन, मेट बोलते हैं हम, इन यूकैरियोट्स, or you can say that codes for formylated methionine in prokaryotes। प्रोकैरियोट्स में मेथियोनिन ही होता है बेटा, बस उसमें फॉर्माइल ग्रुप लगा होता है, हम इसको F मेट लिखते हैं शॉर्ट। यूकैरियोट्स में हम सिर्फ मेट लिखते हैं, यहाँ पर F मेट लिखते हैं। F किसके लिए है, फॉर्माइल ग्रुप के लिए। या आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी, ठीक है। AUG अगर आकर के लगा हुआ है, जैसे मान लो ये तुम्हारा mRNA का स्ट्रक्चर है, जहां पर mRNA में AUG है, तो यहां से तुम्हारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए किसकी, प्रोटीन के बनने की। NCERT हमारी लिखती है कि ये जो AUG है इट सर्व्स डुअल पर्पस, इट सर्व्स डुअल पर्पस। क्यों बोलते हैं इसको, पहला तो ये अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, कौन सा आपको ऑलरेडी पता है, और दूसरा इट एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन, इट एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से अगर प्रोटीन के बनने को ट्रांसलेशन स्टार्ट कराने को एक कोडॉन है, उसी तरीके से ट्रांसलेशन स्टॉप कराने के लिए भी कोडॉन। जैसे देखो एक बहुत बढ़िया मीम ऐड किया हुआ है मैंने, इस पर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो आप को जानते भी हो, कॉन्सर्ट वगैरह भी देख रखा होगा, ये हैं, ठीक है। तो जनरली नॉर्मल लोगों के लिए स्टॉप का सिग्नल ट्रैफिक में आपने देखा होगा ऐसा होता है स्टॉप, बट आप जेनेटिक कोड पढ़ने वाले बच्चे हो, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हो, आप स्टॉप से नहीं समझ में आता। स्टॉप मतलब उन स्टॉप कोडॉन्स, तो 3 स्टॉप कोडॉन्स है। देखो जब स्टॉप कोडॉन्स आया, यस, तो कौन से हैं, UAG, UAA एंड UG। तो 3 स्टॉप कोडॉन्स है बेटा, 3 स्टॉप कोडॉन्स आर देयर। इनको स्टॉप कोडॉन्स कह सकते हो क्योंकि प्रोसेस को टर्मिनेट कराते हैं, तो इनको टर्मिनेशन कोडॉन्स कह सकते हो, टर्मिनेशन कोडॉन्स कह सकते हो, या आप इसको नॉनसेंस कोडॉन कह सकते, क्या कह सकते हो बेटा, नॉनसेंस कोडॉन कह सकते, ठीक है। नॉनसेंस इसलिए सिंस नॉट कोडिंग, सिंस नॉट कोडिंग फॉर अमीनो एसिड, ठीक है, सिंस नॉट कोडिंग फॉर एनी अमीनो एसिड, दैट इज व्हाट इज सेड टू बी नॉनसेंस कोड। कौन कौन से हैं, एक है आप लिख सकते हो UAG, और दूसरा कौन सा है बेटा आप देख लो UAA, और तीसरा कौन सा देखो है लिखा हुआ UG। दे आर गोइंग टू स्टॉप दी और टर्मिनेट दी process of ट्रांसलेशन, आप कह सकते हो प्रोटीन, क्या कह सकते हो बेटा, प्रोटीन
क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट फीचर देखो क्या है हमारा, नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन। नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन का मतलब क्या होता है? जो हमारा कोडॉन होता है ना, कोडॉन्स आर रेड इन स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, इन स्पेसिफिक पोलैरिटी, इन स्पेसिफिक पोलैरिटी का क्या मतलब है बेटा? आपको पता है जो नया आरएनए बन करके आता है, किसी में भी हो, चाहे यूकैरियोट्स में हो चाहे प्रोकैरियोट्स में, ये इसकी पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस पे लगे होते हैं बहुत सारे कोडॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लगा हुआ है ए, फिर लगा हुआ है जी, फिर लगा हुआ है हमारा यू यू यू। आपको पता है यहाँ पर 3 कोडॉन्स लगे ना, दिस इज कोडॉन नंबर 1, दिस इज कोडॉन नंबर 2, दिस इज कोडॉन नंबर 3। तो आपने पीछे से पढ़ना शुरू किया क्या? नहीं, आपने जो कॉम्बिनेशंस बनाए वो इधर से बनाए हैं। तो कोडॉन्स को रेड हमेशा 5 प्राइम से स्टार्ट करके 3 प्राइम पर किया जाता है। स्टार्ट नहीं करोगे, स्टार्ट करोगे बड़ा हो जाएगा सेल, ठीक है, पेशेंस वगैरह आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो जब रीड किया जाता है कोडॉन्स को, तो उनको स्पेसिफिक पोलैरिटी में किया जाता है, 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में रीड करो, ठीक है। अब नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन का मतलब क्या है? जैसे ये मैंने AUG बनाया, फिर जहां से खत्म किया उसके बाद से नया कोडॉन काउंट किया तो GUG, फिर जहां से खत्म किया उसके बाद नया काउंट किया तो UUU। इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन। इस तरीके से अगर कोडॉन को रीड किया जाता है तो इसको नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन बोलते हैं, और इसी तरीके से ही रीड करना चाहिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर और म्यूटेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अगर कोडॉन को ऐसे रीड करो, पहले AUG कर लिया, एक कॉम्बिनेशन बना लिया। अब क्योंकि तुमने कॉम्बिनेशन A से बनाया था तो A को छोड़ करके UGG बना लो, ठीक है। अब क्योंकि तुमने U से स्टार्ट किया था, तुम दूसरा कॉम्बिनेशन अब उसके आगे से बना लो तो आ जाएगा GGU। ऐसे अगर पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ने को ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कोडॉन। आप खुद अंतर देख लो कि जब नॉन ओवरलैपिंग तरीके से पढ़ते हो तो कोडॉन AUG, GUG, UUU बन रहा है, और जब ओवरलैपिंग तरीके से पढ़ रहे हो, एक कोडॉन बना AUG जिससे, उसके बाद देखो UGG बन गया, उसके बाद GGU बन गया, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, डिफरेंट कोडॉन्स बन जा रहे हैं। दैट मीन्स अलग प्रकार का अमीनो एसिड आने के चांसेस हैं। ये सब कॉम्प्लिकेट कर देगा, खराब कर देगा, म्यूटेशन करवा देगा। इसीलिए इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरीके से पढ़, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कोडॉन्स आर स्पेसिफिक। दैट मीन्स वन कोडॉन will code for one codon will code for one amino acid। एक कोडॉन को एक ही अमीनो एसिड को कोड करना चाहिए, ठीक है। दिस इज नोन एज नॉन एम्बिगुअस नेचर। एम्बिगुअस नेचर या आप कह सकते हो स्पेसिफिक नेचर ऑफ कोडॉन। स्पेसिफिक नेचर ऑफ कोडॉन, जैसे आपको एंजाइम्स बताई जाती है ना कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करते, कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोडॉन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। और ऐसे कोडॉन्स को क्या कहते हैं? सच कोडॉन्स आर नोन एज नॉन एम्बिगुअस कोडॉन। कोडॉन्स को हम क्या कहते हैं? नॉन एम्बिगुअस कोडॉन। मैं अभी आपको मतलब समझाती हूँ, डब्बा लेकर के वो वाला, ये देखो, अगर बेटा ये देखो अगर UUU है, ठीक है, आप पूरे डब्बे में देखो कहीं और UUU है, सिर्फ यहीं पर UU, और इस UUU का काम क्या है? फिनाइल एलेनिन को कोड करना। दैट मीन्स ये UU कैसा कोडॉन है बेटा? ये नॉन एम्बिगुअस कोडॉन, ये नॉन एम्बिगुअस,
ये स्पेसिफिक कोडॉन है कि अपने अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। वो अलग बात है कि इस अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 2 कोडॉन्स है, लेकिन इस फीचर को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको डीजेनरेसी कहते हैं। अभी हम कोडॉन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। प्रूफ देखो, है ना, है कि नहीं है? यू एक अलग कोडॉन है, फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। CUU एक अलग कोडॉन है, एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। एक कोडॉन जब एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है तो उसको हम नॉन एम्बिगुअस कोडॉन कहते हैं। नॉन एम्बिगुअस को डीजेनरेसी से लिंक मत करना, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, ये जो GUG है ना बेटा, ये एम्बिगुअस कोडॉन कहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैडम कैसे, यहाँ पर तो हमें दिख रहा है ये वलीन के लिए कोड कर रहा है, दूसरा अमीनो एसिड तो है नहीं। यस, नॉर्मली वो वलीन के लिए कोड करता है, ठीक है। भी बताती हूँ, ये देखो एक्सेप्शन क्या है। द एक्सेप्शन इज, एक्सेप्शन ऑफ दिस फीचर इज, एक्सेप्शन इज GUG। GUG को बेटा हम एम्बिगुअस कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? GUG को, GUG को एम्बिगुअस कोडॉन कहा जाता है, ठीक है। वाई? बिकॉज इट कोड्स फॉर 2 अमीनो एसिड। कौन से 2 अमीनो एसिड? GUG normally codes for, GUG normally codes for valine, जैसा दिखाया है, वेलिन को VAL लिखते हैं, ठीक है। बट when GUG is present before AUG, then GUG starts acting as cation codon and codes for, ये प्रॉब्लम है। जनरली तो ये वेलिन के कोड करता है, बट ये कभी कभार, ठीक है, एंड देन स्टार्ट्स कोडिंग फॉर मेथिओनिन। कब होता है? ये है mRNA, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है? 5' to। हमने पढ़ा जहां भी AUG होगा वहां से स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस। तो जब राइबोसोम आएगा, बिना राइबोसोम के तो प्रोटीन बनेगा नहीं, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। जब प्रोटीन आता है ना, वो AUG को ढूंढना शुरू, जैसे ही उसको AUG मिल जाता है वो प्रोसेस स्टार्ट करा देता है। ट्रांसलेशन में देखोगे आप। लेकिन अगर AUG से पहले राइबोसोम की मुलाकात GUG से हो जाए तो वो GUG से ही स्टार्ट करा देता है प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि AUG से पहले उसको GUG मिल गया। तो GUG की प्रॉब्लम है, क्योंकि GUG एक एम्बिगुअस कोडॉन है। इस टाइम पर ये कोड किसके लिए कर देगा? मेथिओनिन के लिए, ठीक है। और मेथिओनिन एक इनिशिएशन वाला अमीनो है, प्रोसेस प्रॉब्लम है जी, दैट इज वाई इसको एम्बिगुअस कोडॉन कहते हैं, ठीक है। तो हमने सारे प्रॉपर्टीज जेनेटिक फीचर के पढ़ लिए, एक एक करके एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगा ली। कुछ और बातें हैं जो एनसीईआरटी लिखती है, आ जाओ मैं आपको बता। तुमने सारा पढ़ लिया था ना? ओके, अब हमने क्या पढ़ लिया बेटा? हमने हर्षे कह रही हूँ, सॉरी, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पूरा का पूरा जेनेटिक कोड का फीचर वगैरह समझ लिया। जॉर्ज गैमो ने ट्रिपलेट क्यों कहा था वो भी समझ लिया, बट उन्होंने सिर्फ ट्रिपलेट नेचर दे करके चुप हो गए थे। असली में पूरा जेनेटिक कोड स्टैब्लिश करने वाले बड़े सारे साइंटिस्ट थे। अभी आपको पता था ना, बड़े सारे डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंटिस्ट का इस्तेमाल हुआ था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं और कौन से साइंटिस्ट थे जो इन्वॉल्व थे। So let's see what were the other important discovery which was done by the other scientists। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कौन सी डिस्कवरी थी। पहले पढ़ते हैं। So the most important discovery was the result of experiments by Marshall W. Nirenberg and
H. Heinrich Mettai and the later by H.G. खुराना। तीन साइंटिस्ट थे बेटा, H.G. खुराना। H.G. खुराना इज हरगोबिंद खुराना, ठीक है। निरनबर्ग और मेटा, इन्हों तीनों ने मिलकर के जेनेटिक कोड को और ज्यादा डिस्कवर किया था, ठीक है। जैसे आप देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने, जैसे निरनबर्ग और मेटाई यूज्ड एज सिंथेटिक पॉली यूआरएनए and deciphered the code by translating this as polyphenylalanine। इसका क्या मतलब है ये देखो, इस लाइन का मतलब है कि जो निरनबर्ग साइंटिस्ट थे और जो दूसरे साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने सिंथेसाइज किया था एक आरएनए की चेन। दे सिंथेसाइज मतलब आर्टिफिशियली कर रहे थे बेटा इन विट्रो में, ठीक है, लैब वगैरह में। सिंथेसाइज्ड आरएनए की चेन बनाई आर्टिफिशियली, बट वो आरएनए की चेन कैसी थी, वो आरएनए की चेन पॉली यू आरएनए की चेन। इसका क्या मतलब है बेटा कि ये जो आरएनए बन करके आया मैसेंजर आरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इस आरएनए में एज अ न्यूक्लियोटाइड, एज अ नाइट्रोजन बेस सिर्फ क्या मौजूद था, यू मौजूद था, सिर्फ यू और कोई नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल ना बेटा, तो अपने मन मुताबिक न्यूक्लियोटाइड ऐड करके आरएनए बना सकते हैं। इस तरीके वाली आरएनए की चेन बनाई, क्योंकि इस आरएनए में सिर्फ यू मौजूद है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार, इसीलिए वर्ड पॉली लगा हुआ है, पॉली का मतलब मैनी, और इसीलिए ऐसी चेन को पॉली यू आरएनए की चेन कहा, ठीक है। अब आप देख सकते हो, आपको अब तो पता चल चुका है कि कोडॉन्स में 3 न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस एक साथ होते हैं, तो तुमने एक कोडॉन ये बनाई, दूसरी कोडॉन ये बनाई, तीसरी कोडॉन ये बनाई, है ना, और चौथी कोडॉन ये बनाई, और इसी तरीके से और भी कोडॉन होंगे, बट वो सारे कोडॉन भी यू वाले ही होंगे। अब आप खुद देखो, यू कोडॉन ये भी है, ये भी है, यू भी है, ये भी है, तो यू किसके लिए कोड करता है, डब्बा खोल के देखो, यू कोड्स फॉर फिनाइल एलिनिन, पीएचई का मतलब होता है फिनाइल एलिनिन। मैं आपको एक ऐसा टेबल भी दे दूंगी बेटा जिसमें सारे आपको अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड के नाम भी लिखे हुए हैं और उसके 3 लेटर वाले कोड भी लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको हर जगह नहीं मिलता, बट मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ये भी फिनाइल एलिनिन के लिए कोड करेगा, 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 ये भी सेम अमीनो, सारे के सारे क्या है बेटा, सेम अमीनो एसिड है। तो जो प्रोटीन की चेन बन करके आएगी, वो प्रोटीन की चेन क्या होगी, पॉलीफिनाइल एलिनिन। इन्होंने देखा कि जो इन्होंने आरएनए की चेन बनाई जिसमें सिर्फ यूरासिल वाला न्यूक्लियोटाइड था, तो उससे उनको जो प्रोटीन की चेन बन रही थी, उसमें भी उन्होंने देखा कि एक ही प्रकार का अमीनो एसिड था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर तुम एक ही प्रकार का नाइट्रोजन बेस लोगे तो एक ही प्रकार का कोडॉन आएगा, और वो एक प्रकार का कोडॉन एक ही प्रकार का अमीनो एसिड देगा, और वो सारे के सारे अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे तो जो प्रोटीन चेन बन करके आएगा उसमें एक ही टाइप ऑफ। तो यहां से इनको पता चला कि यू इज कोडिंग फॉर फिनाइल एलिनिन, सबसे पहला कोडॉन है जिसके बारे में पता चला था, ठीक है जी। और इससे ये भी पता चला कि अगर तुम्हारा आरएनए का चेन एक ही नाइट्रोजन बेस से है, तो तुम्हें जो प्रोटीन की चेन बन करके आएगी उसमें भी एक ही प्रकार का अमीनो, कौन सा प्रकार का अमीनो एसिड था, फिनाइल एलिनिन, क्योंकि बार बार फिनाइल एलिनिन आ रहा था, क्योंकि सेम कोडॉन्स थे, तो इसीलिए वर्ड क्या लगा हुआ है, पॉली मतलब मल्टीपल टाइम्स फिनाइल एलिनिन वाज बीइंग एडेड, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना जी ने क्या किया, इन्होंने भी सिंथेसाइज किया आरएनए के मॉलिक्यूल्स को इन विट्रो, बट इन्होंने अब कैसे किया, विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस। इनको पता था कि कौन सा आरएनए चेन ये बना रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 2 प्रकार के आरएनए बनाए, एक को इन्होंने होमोपॉलीमर कहा, एक को इन्होंने कोपॉलीमर कहा। इसका क्या मतलब है, इसके लिए इसका भी मैं आपको मतलब समझा देती हूँ, ये देखो अलग से स्लाइड लेती हूँ, ये देखो इन्होंने क्या बताया, हरगोबिंद खुराना
जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, HG खुराना, इन्होंने सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज्ड आरएनए चेन। बट वो आरएनए चेन कैसी थी, वो आरएनए चेन 2 टाइप्स की, 2 प्रकार की आरएनए की चेन को बनाया। एक तो उन्होंने बनाया होमोपॉलीमर, ठीक है, और एक उन्होंने बनाया कोपॉलीमर। और ये जो भी कोपॉलीमर होमोपॉलीमर बने थे, ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस के साथ बने थे, डिफाइंड कॉम्बिनेशन, ऐसा हमारी एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। यहां पर ये जो आरएनए की चेन बनाई, होमो क्यों, मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ नाइट्रोजन, एक ही टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड की बनी थी, इसलिए होमो, होमो मीन्स सेम, ठीक है। यहां पर को है, 2 अलग टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस। ये जो आरएनए थी, इट वाज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहां पर जो आरएनए था, इसको होमोपॉलीमर क्यों कहा, ये सिर्फ और सिर्फ यूरासिल वाले न्यूक्लियोटाइड्स का बना था, ठीक है। अगर ये यूरासिल वाले न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा तो अमीनो एसिड जो बन करके आएगा वो क्या आएगा, फिनाइल एलेनिन। मतलब इनका एक्सपेरिमेंट और पिछला एक्सपेरिमेंट थोड़ा मिलता जुलता था, बट इन्होंने यहां से आइडिया क्या दिया कि अगर एक ही कोडॉन है, पूरा का पूरा आरएनए अगर एक ही टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बना है, तो यू विल गेट 1 टाइप ऑफ कोडॉन ओनली। आप देखो एक ही टाइप का कोडॉन मिल रहा है, और एक टाइप ऑफ कोडॉन की वजह से आपको सारे अमीनो एसिड एक ही टाइप के बनेंगे, जो प्रोटीन की चेन बन करके आएगी वो भी सिर्फ फिनाइल एलेनिन वाली ही हो। बट अगर आप आरएनए चेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का बनाते हो, जैसे एक इन्होंने इस्तेमाल किया साइटिडिन वाला न्यूक्लियोटाइड और एक इन्होंने इस्तेमाल किया यूरिडिन वाला न्यूक्लियोटाइड, और इसको ऑल्टरनेटिवली ऐड करते चले गए, ठीक है। अब कोडॉन बनाओ, कोडॉन क्या बनेगा, एक कोडॉन बनेगा CUC, एक कोडॉन बनेगा UCU, फिर कौन सा कोडॉन बनेगा, CUC। आप देखो कोडॉन्स बदलते चले जा रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अब तुमने 2 नाइट्रोजन बेस 2 न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल किया। अगर CUC होता है बेटा, डब्बा खोल करके देखो 64 वाला, इट कोड्स फॉर ल्यूसिन। UCE किसके लिए कोड करता है, इट कोड्स फॉर सीरीन। तो आप खुद देख सकते हो, अगर एक से ज्यादा नाइट्रोजन बेसिस का हमारा आरएनए चेन बना है तो आपको एक से ज्यादा टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलेंगे प्रोटीन की, ठीक है। तो इनको यहां से आइडिया देना था कि तुम्हारा प्रोटीन की चेन किस पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन द आरएनए की चेन, ठीक है जी। ये हरगोबिंद खुराना जी का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट का नाम है, अभी जो स्क्रीनशॉट दिखाई थी ना उसमें यही था कि एक सेवेरो एक्वा एंजाइम है बेटा, ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकती है, पॉलीमर्स उसका बना सकती है। इट वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए। ये जो तुम आर्टिफिशियल आरएनए बना पा रहे हो, कि डीएनए की मदद से थोड़ी बना रहे हो, डीएनए की मदद से बनाओगे तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हो। हरगोबिंद खुराना जी को देखो, अपने मुताबिक का नाइट्रोजन बेस ऐड किया, निरनबर्ग ने अपने मुताबिक का नाइट्रोजन बेस ऐड किया, अगर उनको यूरासिल वाला ऐड करे तो यूरासिल वाला ही ऐड किया। ये सब इन विट्रो आरएनए का सिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास एक एंजाइम हो जो बिना डीएनए की मदद लिए सारा काम करा सकती है, और वो एंजाइम यही है। इसके आने से जेनेटिक कोड के बारे में समझना बहुत ईजी हो गया था, ठीक है। इट वॉज हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस। इसकी मदद से तुम्हें जिस प्रकार का आरएनए चाहिए, जिस प्रकार का उसमें नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड डालना है तुम डाल सकते हो, ठीक है, इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इसके लिए तुम्हें कोई टेम्पलेट डीएनए का नहीं चाहिए, बिना उसके तुम ऐड कर सकते हो अपनी मन मर्जी, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे आरएनए के लिए बस एक एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम है, इसीलिए ऐसे आरएनए के सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है। तो यहां पर हमारा खत्म होता है जेनेटिक कोडॉन का पार्ट। जेनेटिक कोडॉन के बाद एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है बेटा
म्यूटेशंस के बारे में। म्यूटेशंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है पिछले क्लास, पिछले चैप्टर में। ये एनसीईआरटी बाद में बढ़ाती, बट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। बट मैं आपको रीड कर देती हूँ सो दैट आपके लिए और क्लियर हो जाए, आप रिवाइज भी कर लो। देखो, जो भी रिलेशन होता है जीन्स और डीएनए के बीच में, दे आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन की स्टडीज। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशंस एंड इट्स इफेक्ट इन द चैप्टर 5। क्यों जी, पढ़ाया है ना। उसके बाद जब इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशंस एंड रीअरेंजमेंट इन द सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रिहेंड, इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन, सो फंक्शन क्रोमोसोमल एबरेशन पढ़ाया था। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया है। अगर सिंगल नाइट्रोजन बेस में कहीं दिक्कत आती है तो उससे पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया वाज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज इन द सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन, जिसकी वजह से हमारा अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल गया था, वो ग्लूटामिक एसिड से वलीन में कन्वर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमारा आरबीसी का शेप फ्रॉम द बाइकनकेव कन्वर्ट हो गया था सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। देखो दोबारा से बता रहे हैं, ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा हुआ है। अब ये और क्या समझा रहे हैं, देखो इन्होंने बोला कि तुम एक स्टेटमेंट को कंसिडर करो। इस स्टेटमेंट में मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, हर वर्ड में 3 लेटर है लाइक जेनेटिक कोड, ठीक है। इन्होंने 3-3 लेटर वाले वर्ड्स चुन लिए, जैसे राम में 3 लेटर है, हैज में 3 लेटर है, रेड में 3 लेटर है, कैप में 3 लेटर। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इनको कंपेयर करना था जेनेटिक कोड से, क्योंकि जेनेटिक कोड में 3 अक्षर का बना है, 3 नाइट्रोजन बेस का बना है, 3 न्यूक्लियोटाइड का बना है, इसी वजह से उन्होंने लेटर भी ऐसे ही चुने, वर्ड्स भी ऐसे ही चुने, 3-3 लेटर वाले। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले देखो जब कोई म्यूटेशन, तुम इसमें कोई चेंज नहीं करा रहे हो तो इनकी सीक्वेंस कैसी है। उसके बाद देखो, अगर आप इंसर्ट कर दो लेटर बी को इन बिटवीन हैज एंड रेड, यहां पर अगर तुम लेटर बी को इंसर्ट करोगे तो क्या अभी भी रीडिंग फ्रेम वही होगा? नहीं, देखो रीडिंग फ्रेम बदल गया। राम तक ठीक था, हैज ठीक था, बट बी के यहां आने से अब देखो क्या हो गया, बी आर ई, ठीक है, डी सी ए पी, शिफ्ट हो गया रीडिंग फ्रेम ना। इसको बोलते हैं बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये भी मैंने लिखवाया था आपको, इट इज अ टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन, ठीक है। जब सीक्वेंस गेट्स चेंज, या तुम लेटर ऐड कर रहे हो तो चेंज हो रहा है, इसी प्रकार से अगर नाइट्रोजन बेस का एडिशन हो, डिलीशन हो, तो सीक्वेंस गेट्स चेंज। उसके बाद इन्होंने बोला अभी तो तुमने 1 लेटर ऐड किया था, ठीक है, अब तुम 2 लेटर ऐड करो, बी आई, कहां पर ऐड करो, सेम जगह पर, ठीक है, यहां पर ऐड किया इन्होंने, यहां पर हैज और रेड के बीच में बी आई ऐड किया, तो राम ठीक था, हैज ठीक था। अब देखो रीडिंग फ्रेम कैसे चेंज हो गई, बदल गई ना। फिर इन्होंने बोला 3 वर्ड एक साथ ऐड कर दो सेम जगह, मतलब हैज और रेड के बीच में, तो क्या हो गया, राम हैज बिग रेड कैप। तो देख सकते हो ना आप, पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम गेट्स चेंज। सेम एक्सरसाइज बोल रहे हैं, रिपीट करो, बट अब यहां पर ऐड नहीं करना है, एक एक लेटर को रिमूव करना है। तो पहले क्या रिमूव किया इन्होंने, पहले इन्होंने रिमूव किया आर, आर को रिमूव करने से सीक्वेंस ये आई। फिर इन्होंने रिमूव किया ई, ई को रिमूव करने से सीक्वेंस ये आई। फिर इन्होंने रिमूव किया डी, डी को रिमूव करने से सीक्वेंस आ गई राम हैज कैप, रेड पूरा का पूरा गायब हो गया। तो डिलीशन एंड एडिशन कैन चेंज द रीडिंग, को बोलते हैं फ्रेम। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर तुम इंसर्ट करो या डिलीट करो 1 या 2 या 3 लेटर्स को, इट इज गोइंग टू चेंज इन दी, क्या कर रहा है, सीक्वेंस बदल दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जब इंसर्ट करते हो तो उसको फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन कहते हैं, जब डिलीट करते हो उसको फ्रेम शिफ्ट डिलीशन कहते हैं। इंसर्शन और डिलीशन 3 या मल्टीपल बेस का, ठीक है, बेसिस इंसर्ट और डिलीट इन 1 और मल्टीपल कोडॉन, हेंस 1 और मोर मल्टीपल अमीनो एसिड, उसकी वजह से रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनऑल्टर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। समझ में आया क्या कह रहे हैं? अगर आप इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो 3 या उसके मल्टीपल बेसिस को इंसर्ट करो और डिलीट करो 1 या मल्टीपल कोडॉन को,
तो उससे तुम्हारा तब जाकर के रीडिंग फ्रेम अनऑल्टर्ड रहे। जैसे इसका मतलब यहाँ पर देखो कि जैसे यहाँ पर बीच में बिग आ गया, तो बिग आने की वजह से एक नया कोडॉन भले ऐड हो गया हो, ठीक है, एक अमीनो एसिड आएगा, बट इसके बाद से कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है, इसके बाद से कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है, बस बीच में एक नया कोडॉन, एक नया अमीनो एसिड आ गया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चलो। उसके बाद से शिफ्टिंग नहीं हो रही सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस वही रहने वाला है। रेड का देखो कोई चेंज नहीं हुआ, कैप का देखो कोई, ये उसका कहने का, ठीक है जी। अब हम आगे चलेंगे एंड बात करेंगे नए टाइप ऑफ आरएनए की नाम तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बट इसके बाद हमारी एनसीईआरटी टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताती है। टीआरएनए को हम अडैप्टर आरएनए, अडैप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी एग्जिस्टेंस बताने वाले जो साइंटिस्ट थे बेटा वो फ्रांसिस क्रिक थे, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए, बट इसका नाम ये तब दिया गया था जब जेनेटिक कोड के बारे में नहीं पता था, शुरुआत में जब बोलना होता था। ये 15% ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए का मतलब कंपोनेंट है। क्रिक ने पोस्टुलेट किया था प्रेजेंस ऑफ एन अडैप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन द वन हैंड रीड द कोडॉन। देखो टीआरएनए का काम क्या है, यही है जो कोडॉन्स को रीड करेगा। सब कोई रीड नहीं कर सकता। अब जैसे तुमने एक्सरे कराया बेटा, अब तुम चाहो एक्सरे को तुम पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वही एक्सरे रीड करके तुम्हें बता सकते हैं तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। हमने थोड़ी वो डिग्री ले रखी कि हम सब पढ़ करके बता देंगे, है ना। सिमिलरली कोडॉन्स को रीड करने की सबके बस की बात नहीं है। कौन सा कोडॉन है, एयूजी है, जीयूजी है, फलाना कोडॉन है, ढमकाना कोडॉन है, कौन पढ़ता है, ये टीआरएनए। इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है ट्रांसलेशन पढ़ाने से। फिर ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड को लाओगे ना, अमीनो एसिड को लाने के लिए पहले कोडॉन्स तो पता होना चाहिए ना। कोडॉन्स को पता कौन करेगा, यही पता। जब ये कोडॉन्स को रीड कर लेता है तो उसके करस्पॉन्डिंग का अमीनो एसिड भी यही लेकर के आता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, इट विल बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसका ये दो काम है टीआरएनए का, बहुत इंपॉर्टेंट काम। इसको अडेप्टर क्यों बोलते हैं, जैसे हमारे तार में होता है मोबाइल फोन में अडेप्टर। अब आपके पास अगर आईफोन है और किसी के पास OnePlus है, तो OnePlus का चार्ज उसमें डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, बिकॉज दे वो फिक्स्ड पॉइंट, वो OnePlus वाला ही OnePlus में जाएगा। अब तो बड़े सारे चार्जर टाइप सी एंड बहुत सारे टाइप्स आते हैं ना, पुराना चार्जर अब नए फोन में डालो नहीं जाएगा। अब तो आईफोन के भी पुराने अगर आईफोन है तो वो नए वाले आईफोन में नहीं जाते, वो चेंज कर दिया इन्होंने, है ना। अडेप्टर्स का अडेप्टर भी चेंज कर दिया, दैट मीन्स स्पेसिफिक होता है, फिक्स हो जाता है प्रॉपर्ली। तो टीआरएनए के पास भी एक ऐसी साइट होती है जो एमआरएनए कोडॉन से बिल्कुल फिक्स हो जाती है, दैट इज व्हाई इसको अडेप्टर आरएनए कहा गया है, अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखो ये इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन अ ट्रिपलेट कोड एमआरएनए के एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। आई विल टेल यू हाउ। सारे के सारे टीआरएनए के पास वही बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी आपको बताऊंगी कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर। इनका अगर 3D स्ट्रक्चर बोलो तो ये इन्वर्टेड एल होते हैं। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज इन्वर्टेड एल। आपको लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, ठीक है, बट आपको याद रखना है दिस इज द इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ये प्रपोज किया था केमेन क्लग ने, ठीक है। और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए, इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, स्ट्रक्चर रिजेंबल्स क्लोवर लीफ, एक स्पीशीज की पत्ती की तरह होता है बेटा, ये दिखता है क्योंकि ये उसके तरह दिखता है। इस मॉडल को क्या कहा गया है, क्लोवर लीफ लाइक मॉडल, लीफ लाइक मॉडल। ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे होले, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना तो आपको ये वाला टीआरएनए का स्ट्रक्चर, बट जिनके पास नई एनसीईआरटी होगी उनके पास ये वाला टीआरएनए का स्ट्रक्चर। बट घबराना नहीं है, दोनों टीआरएनए की स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी फॉर्म है और एक एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था तो एनसीईआरटी हमें ये वाला समझाती थी, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, हर टीआरएनए का स्पेसिफिक अमीनो एसिड है,
हर टीआरएनए का स्पेसिफिक कोडॉन है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसका स्पेसिफिक अमीनो एसिड। मेथियोनिन के लिए अलग टीआरएनए है, ठीक है, वेलिन के लिए अलग टीआरएनए है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए। क्यों? क्योंकि वो टीआरएनए किसके लिए स्पेसिफिक होगा, किसको कोड करेगा, मेथियोनिन के, ठीक है। उसके बाद देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडॉन। 3 स्टॉप कोडॉन पढ़े ना, यूएए, यूएजी और यूजीए, क्योंकि इनको किसी अमीनो एसिड के लिए कोड ही नहीं करना है, ठीक है, तो इनके लिए कोई टीआरएनए ही नहीं है, क्योंकि टीआरएनए अमीनो एसिड को बैठा करके लाते हैं, इनके अपने कोई अमीनो एसिड ही नहीं है, तो इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं। बाकी सारे कोडॉन्स के लिए टीआरएनए है, बाकी सारी अमीनो एसिड्स के लिए टीआरएनए, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ, पहले पुराना स्ट्रक्चर समझ। ये देखो, ये हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ये वाला इतना पार्ट, वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये पार्ट क्या है, ये हमारा टीआरएनए का, ठीक है। अब ये टीआरएनए के पास एक लूप ये है, सेकेंड लूप ये है, तीसरा लूप ये होता है, चौथा लूप ये होता है। आपके सिलेबस में इन लूप्स के बारे में डिटेल में बताना नहीं, आपको जानने की, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा टीआरएनए का, ऐसा टीआरएनए क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। अब इसके सेकेंड लूप पर 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। इन नाइट्रोजन बेसेस को हमने क्या कहा है बेटा, एंटीकोडॉन कहा। मैं अलग से बना लेती हूँ, ये देखो क्या स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का। ठीक है, ये जो लूप होता है ना बेटा, वो एंटीकोडॉन लूप कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक है, और इन 3 नाइट्रोजन बेसेस को हम एंटीकोडॉन कहते हैं। देखो कोडॉन वर्ड किसके लिए है, एमआरएनए, है ना। दैट मीन्स ये अपने इस 3 एंटीकोडॉन्स की मदद से जो एमआरएनए पर कोडॉन है उसको पहचानेगा। जैसे मान लो यहां पर ये एमआरएनए है, एमआरएनए की पोलैरिटी क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एमआरएनए पे लगे होते हैं बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन बेसेस लगे हैं, टीआरएनए उनको रीड करेगा। टीआरएनए किस से किस डायरेक्शन में रीड करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। मान लो यहां पर लगा हुआ है AUG, आपको पता है कि AUG के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए है, लेकिन टीआरएनए को कैसे पता चलेगा AUG है। अगर यहां पर AUG है तो ये रीड कैसे करता है, टीआरएनए रीड करेगा एंटीकोडॉन्स की मदद लेकर के। मान लो अगर यहां पर AUG है और इसके एंटीकोडॉन पर A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, A, G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, C। अगर टीआरएनए के पास इस प्रकार का एंटीकोडॉन है UAC, आप देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो है, ये है ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये यहां से बाइंड कर लेगा उसी प्रकार से जैसे अडेप्टर हमारे मोबाइल फोन के चार्जर में बड़े आसानी से घुस जाते हैं, बट वो तभी घुस सकते हैं जब चार्जर और मोबाइल सेम टाइप का हो। अगर UAC AUG से जाकर के बाइंड कर गए, दैट मीन्स ये उसी का स्पेसिफिक एंटीकोडॉन है, तभी तो बाइंडिंग हुई है, तभी तो अडेप्टर की तरह चिपक गए हैं। और चिपकने से टीआरएनए को पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कौन सा कोडॉन है, क्योंकि अगर इसके पास एंटीकोडॉन UAC है, दैट मीन्स एमआरएनए पे कोडॉन क्या होगा, AUG। जब ये इस प्रकार से रीडिंग वगैरह कर लेते हैं तो इनको आइडिया लग जाता है कि एमआरएनए से पे कौन सा कोडॉन है। उनको एक बार कोडॉन पता चल गया तो उनको ये पता चल जाएगा कौन सा अमीनो एसिड लाना है, AUG के लिए कौन सा अमीनो एसिड होता है, मेथियोनिन। तो अपने इस साइड पर मेथियोनिन को बाइंड करा लेते हैं और इस प्रकार से वो रीड करते जाएंगे। आगे कोई और कोडॉन होगा GUG, इसके लिए कोई और टीआरएनए आएगा, ठीक है। वो टीआरएनए अपनी एंटीकोडॉन की मदद लेगा और इस कोडॉन को रीड करेगा। जब रीड कर लेगा तो उसका अमीनो एसिड स्पेसिफिकली बैठा करके चला आएगा। दिस इज हाउ टीआरएनए रीड करता रहता है, अमीनो एसिड अपने आप पर बैठाता चला जाता है। इसके बाद क्या होता है वो ट्रांसलेशन में पढ़ोगे,
बट येस, टीआरएनए का स्ट्रक्चर रिवाइज करके आना, इतना ही दिया है एनसीईआरटी में। जहां और जानने की जरूरत लगेगी वो आपको बता दिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व करना, इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है वो हम करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। किसमें करेंगे? इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, एक और चीज, अब मैं एक सेकेंड अभी खत्म नहीं करते। एक और चीज, अब क्योंकि मैंने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर अलग से लेकर के पढ़ा दिया है, अब देखो मैं आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर दी। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर था, ये रेड कलर से इन्होंने क्या बनाया हुआ है? एमआरएनए बनाया हुआ है। ये बीच में ऐसे ब्रेक क्यों किया है? क्योंकि एमआरएनए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इस एमआरएनए पे बहुत सारे कोडॉन्स लगे हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली 2 ही कोडॉन्स के रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन किया है कि टीआरएनए कैसे आएगा। एक कोडॉन है एजीयू, ठीक है। अब इसके लिए टीआरएनए आएगा। अगर यहां पर एजीयू है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइट कहां पर मौजूद होगा? एंटी कोडॉन वाले साइट पर। एंटी कोडॉन कहां होता है? टीआरएनए पर। तो देख लो, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए। अगर एंटी कोडॉन और कोडॉन में बाइंडिंग हो रही है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स बिल्कुल सही टीआरएनए। अब टीआरएनए को पता चल जाएगा कि कोडॉन कौन सा है? एजीयू का है। किसने मदद की इसको पहचानने में? एंटी कोडॉन ने मदद की। जैसे ही उसको पता चल गया एजीयू है, तो डब्बा खोल करके देख लो, एजीयू किसके लिए कोड करता है? सीरीन के लिए, इसलिए सीरीन आकर के यहां पर चिपक गया, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल इन्होंने लेकर के समझाया, यहां पर यूएसी के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए है। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि उसका स्पेसिफिक एंटी कोडॉन होगा। सेम एंटी कोडॉन सबके साथ थोड़ी चिपक जाएगा, जैसा कोडॉन उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन। तो ये वाला टीआरएनए यहां से आकर के जुड़ जाएगा। किसने मदद की इसको जोड़ने में? एंटी कोडॉन ने। एंटी कोडॉन ने हेल्प की इस टीआरएनए को पहचानने में कि कौन सा कोडॉन यहां पर लगा हुआ है। जैसे ही ये सब होगा, टीआरएनए को आइडिया लग जाएगा कि यूएसी है। तो टीआरएनए का 2 ही तो काम है, रीड करना, और रीड करने के बाद यूएसी का कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो जोड़ देना, जो होता है टायरोसिन। सेम इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है, बस इन्वर्टेड एल वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, ठीक है, ठीक है। 3 प्राइम एंड पर देखो यहाँ सीरीन लगा हुआ है, प्राइम एंड पर यहाँ पर टायरोसिन। सेम कुछ, सेम सब कुछ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम करेंगे कि अभी टीआरएनए, जब तक तुम ट्रांसलेशन नहीं समझ लोगे, थोड़ा सा और आपको बताया जाएगा इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो यहाँ तक पढ़ के आना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।